अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का। आपका जो कोर्स कोड है उसमें कुछ करेक्शन है, वो पहले आप देख लें। तो फिर हम पहले तो मैं समरी बयान करूँगा जो पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा है, और फिर उसके बाद मैं आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। तो पहले मैं आता हूँ कि जो मिस्टेक हो गई थी मेरे से उसकी तरफ। आपका जो कोर्स कोड है वो ENE 331 है। पिछली बार मैंने 301 कर दिया था। बेसिकली सेशन 2018 से हमने इसका कोर्स कोड चेंज किया था, और मैं उस वक्त मुझसे ये गलती हुई कि मैंने वो करेक्शन नहीं की लेक्चर 1 में। जिस तरह मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि ENE ये शो करता है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है। पहला जो नंबर है 3, ये शो करता है कि ये 3rd ईयर में कोर्स लगेगा। दूसरा जो नंबर है ये 3 शो करता है डिफ़िकल्टी लेवल। 3 हाई डिफ़िकल्टी लेवल होता है, क्योंकि ये आपका बेसिक आपका कोर कोर्स है, डेप्थ का कोर्स है, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। इसमें आप देखेंगे कि बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ें होंगी। 1 जो है ये टाइप ऑफ कोर्स को जाहिर करता है। वाटर सप्लाई पे आपका ये पहला कोर्स है। इससे पहले आपने वाटर सप्लाई पे कोई कोर्स नहीं पढ़ा होगा। अगर कोई दूसरा कोर्स होगा वाटर सप्लाई पे तो मे बी उसके आखिर में 2 लगाया जाए, क्योंकि वाटर सप्लाई का पहला कोर्स है, इसलिए ये 1 है। मैं रिपीट करता हूँ, ये नहीं शो करता है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है। फर्स्ट जो डिजिट है कोर्स कोड में वो ईयर को शो करता है कि ये किस ईयर में है। अगर कोई आपका कोर्स 2nd ईयर में होगा तो वो 2 से स्टार्ट होगा, पहला नंबर। अगर कोई फाइनल ईयर का कोर्स होगा तो वो 4 से स्टार्ट होगा, उसका पहला नंबर। जो मिडिल में नंबर होता है वो उस कोर्स का डिफिकल्टी लेवल शो कर रहा होता है। अगर ये 4 या 5 होगा तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इसका हाई होगा। अगर ये 1 होगा तो ये सिंपल बेसिक कोर्स होगा। 2 होगा तो थोड़ा सा उससे ज्यादा कम्प्लेक्स होगा। और आखिरी नंबर शो करता है कि ये इसी सीरीज का कौन सा कोर्स है, पहला है, दूसरा है। बाज़ औक़ात जिस तरह सिविल में पढ़ाया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स 1, फ्लूइड मैकेनिक्स 2, 3, तो वो ये बताता है कि ये कितनवां कोर्स है इसी टॉपिक के ऊपर। तो ये करेक्शन थी जो ज़रूरी थी, आपके मैं गोशगुजार करना चाहता था। अब मैं चलूँगा नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो अजीज़ तलबा, पिछली बार हम जहाँ हमने ख़त्म किया था वो था कंजर्वेशन के। डेली लाइफ में आप पानी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करूं, मैं रिवाइज करूंगा, समरी बयान करूंगा पहले लेक्चर की। पहले लेक्चर में हमने देखा कि फ्रेश वाटर जो है ज़मीन के ऊपर वो सिर्फ 2.8% है ऑफ द टोटल वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। Fresh water is only 2.8%. Rest is saltish and we cannot use it for domestic purposes, for drinking, for washing, for bathing, etc. पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। इंसान का जिस्म 80% वाटर है। अल्लाह ने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा फरमाया, कुरान मजीद में जिस तरह के इरशाद है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की क्योंकि क्वांटिटी फाइनाइट है, उसके इस्तेमाल करने वाले जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, पानी की शॉर्टेज हो रही है। बहुत सारे लोग एक्यूट वाटर शॉर्टेज का शिकार हैं, तकरीबन 700 मिलियन, और 1.6 बिलियन जो हैं वो इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज का शिकार है। हमें चाहिए कि आइंदा जो फ्यूचर के साल आ रहे हैं वो बड़े सख्त होंगे। हम पानी को अच्छी तरह मैनेज करें और इसको अपनी डेली लाइफ में और दूसरी जगह पे कंजर्व करें। तो हमने आखिर में देखा कि एक गाइड टेबल था जिसमें हमें बताया गया कि हम अपनी डेली लाइफ में पानी को किस तरह कहाँ कहाँ कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो पानी की जो कंजर्वेशन है वो एक और तरीके से भी हो सकती है। वो तरीका है कि आप वाटर कंजर्वेशन सैनिटरी फिटिंग्स को इस्तेमाल करें। तो ऐसे WCs आ चुके हैं। WC क्या है? जो हम फ्लश टॉयलेट्स के अंदर यूज़ करते हैं।
उसकी टैंकी है। हमारे यहाँ जो टैंकियाँ होती हैं आमतौर पे उन पे 20 लीटर पानी होता है, लेकिन अब ऐसी वाटर कंजर्वेशन WCs वाटर क्लोजेट्स बन चुकी हैं जिनमें अगर आप 2 बटन लगे होते हैं, आपने शायद देखा हो होटलों के अंदर, एक बटन छोटा होता है, एक बटन ज़रा बड़ा होता है। जो छोटा बटन है वो जब आप दबाते हैं, जब आप यूरिनेट करते हैं, तो वो 3 लीटर पानी में उसको साफ कर देता है। वो डिज़ाइन इस तरह होता है, आपका जो WC है ना उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है। और जो बड़ा बटन है वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप फीसिस पास करते हैं अपने, वो 6 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। अब आप फ़र्क देखें ज़रा, आम जो हम फ्लश इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी वो 20 लीटर्स यूज़ करते हैं, चाहे आप यूरिनेट करें चाहे आप फीसिस पास करें। लेकिन जो वाटर कंजर्वेशन सैनिटरी फिटिंग्स अब आई हैं जो ज़रा थोड़ी महंगी होती हैं आम सैनिटरी फिटिंग से, वो पानी को बहुत ज़्यादा कंजर्व करती हैं। 2 बटन, एक यूरिनेशन के लिए 3 लीटर्स, दूसरा फीसिस के लिए वो 6 लीटर्स में उसको आपके बाउल को साफ कर देता है। तो आप वाटर कंजर्वेशन सैनिटरी फिटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वाटर टैप्स अब ऐसी आ गई हैं जिनके अंदर सेंसर लगे होते हैं। बड़े होटलों में अगर आप जाएं तो आपने देखा होगा कि आप टैप के नीचे जब हाथ करते हैं ऐसे, तो वो खुद ब खुद पानी आना शुरू हो जाता है, और जब आप हाथ नीचे से हटा लेते हैं तो वो पानी बंद हो जाता है। तो ये इस तरह की सैनिटरी फिटिंग्स आ रही हैं जो पानी को कंजर्व कर सकती हैं, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए। दूसरा, हम कुछ अब स्ट्रेटजीज पे बात करते हैं जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में इस्तेमाल हो रही हैं। आए ज़रा हम उनका थोड़ा एक बड़ा क्विकली और बड़ा ब्रीफली जायज़ा लें। पहली स्ट्रेटजी, लेजिस्लेशन, कानून साजी के ज़रिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कानून है कि जो भी WC बनेगा, जिसको हम आमतौर पे ये फ्लश कहते हैं, वो 2 उसमें बटन होंगे, एक यूरिनेशन के लिए और एक फीसिस के लिए। यूरिनेशन के लिए 3 लीटर से पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो सकता और फीसिस के लिए 6 लीटर से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो सकता। कोई ऐसा WC अप्रूव नहीं होता वहाँ बनाने की, ऑस्ट्रेलिया में इजाज़त ही नहीं दी जाती जो इस तरह से डिज़ाइन ना हो। तो उन्होंने लेजिस्लेशन के ज़रिए लोगों को पाबंद कर दिया। इससे क्या होगा कि कानून साजी के ज़रिए आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, एक लेजिस्लेशन भी है। नंबर 2, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिडनी के अंदर उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसके ज़रिए वो 80 बिलियन लीटर पानी को नॉन पोर्टेबल यूजेस में लेकर आएंगे। ये नॉन पोर्टेबल यूजेस क्या है? वो इस्तेमाल जो पीने के अलावा है उसको नॉन पोर्टेबल यूज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लॉन को पानी देना है, आपने अपने फर्श को धोना है, ये ऐसे यूजेस हैं जो नॉन पोर्टेबल में आते हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने पानी को जो घरों में इस्तेमाल होता है और उसको सारे को हम जमा करेंगे, और जमा करके या दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हम नॉन पोर्टेबल यूजेस में लेकर आएंगे। हम उसको सीवर में नहीं फेंकेंगे। दूसरी मिसाल लेते हैं इंडिया की। इंडिया की इस वक्त 29 स्टेट्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इंडिया में सूबे को स्टेट कहा जाता है। तमाम की तमाम स्टेट्स ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्ट पास कर दिया है। अगेन ये सॉर्ट ऑफ एक लेजिस्लेशन है। एक्ट वो होता है जो पार्लियामेंट पास करती है और वो कानून होता है, उस पर अमल करना पड़ता है। अगर आप अमल नहीं करते तो आपको सज़ा हो सकती है। तो उन्होंने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्ट पास किया है उसके मुताबिक जितने भी घर हैं उनकी छतों पे जो पानी गिरता है बारिश का, वो आप सीवर में नहीं फेंक सकते। हमारे यहाँ तो वो आता है और फिर सीवर में चला जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। वो पानी एक
कंटेनर में जमा हो जाता है। और उन्होंने जो बाई लॉज है अपने, जिस तरह हमारे LDA लाहौर के अंदर मौजूद है, घर बनाने के बाई लॉज हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि जी घर के आगे 10 फुट जगह ज़रूर छोड़नी है, साइड की गली 5 फुट की होनी चाहिए। ये LDA ने बाई लॉज पास किए हुए हैं। तो इसी तरह वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने ये बाई लॉ पास किया हुआ है कि जब आप घर बनाएंगे तो आप वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाएंगे। आपकी छत पे, आपके कोर्ट यार्ड में जो पानी गिरेगा वो वहाँ म्यूनिसिपल सीवर में नहीं आएगा, वो एक कंटेनर में जमा होगा और आप उसको नॉन पोर्टेबल यूजेस में लेकर आएंगे। तो इस तरह उन्होंने पानी का जो इस्तेमाल है जो वो सप्लाई के ज़रिए दे रहे हैं उसमें आप बचत कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर भी उन्होंने इसी तरह के कवानीन बनाए हुए हैं कि आपके घर के अंदर गिरने वाला पानी सीवर में नहीं आएगा और वो आप नॉन पोर्टेबल यूजेस के लिए इस्तेमाल होंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि बेहतरीन पानी जो पीने के काबिल होता है आप वो लॉन को लगा रहे होते हैं, आप उससे अपनी गाड़ी धो रहे होते हैं, हम उससे अपने फर्श धो रहे होते हैं। तो हम वो पानी जो बड़ा कीमती और बड़ा अच्छी क्वालिटी का है उसको इन कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर हमारे यहाँ भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एक्ट पास हो जाएं तो आपके इल्म में शायद हो कि लाहौर के अंदर इस वक्त जो ग्राउंड वाटर है वो हर साल 3 फुट नीचे चला जाता है और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बहुत नीचे चला जाएगा। उस वक्त क्या होगा, हमें ये सब चीज़ों को सोचना है। तो पानी रेन वाटर को भी इस्तेमाल करना है और जो पानी हम आम तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको भी किसी तरह रीयूज में लेकर आना है। आगे हम देखेंगे, इस पे बात करेंगे, बल्कि नेक्स्ट पॉइंट आ यही रहा है। नंबर 3, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या है? 2 किस्म के पानी है, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर। अब फर्क क्या है दोनों में? ग्रे वाटर वो पानी जो आपके किचन से निकल रहा है, जिससे बर्तन धुल रहे हैं, या जो आप नहाने के बाद डाउन द ड्रेन जा रहा है, ये दोनों पानी ग्रे वाटर कहलाते हैं। आपका जो टॉयलेट फ्लश होता है वो पानी जो है उसको ब्लैक वाटर कहते हैं। बाहर के मुल्कों में प्लम्बिंग सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ग्रे वाटर किचन वाला और नहाने वाला या कपड़े धोने वाला पानी वो फिर दोबारा इस्तेमाल में लेकर आया जाता है, लॉन को लगाया जाता है या वो फ्लशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह वो पानी की अपनी बचत करते हैं। सिडनी इसकी एक मिसाल है। मेरे एक कज़न है, वो सिडनी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पूरा सिस्टम उन्होंने घर के अंदर लगाया हुआ है और उनका जो बाथिंग का पानी है और जो उनका किचन का पानी है वो एक अलग टैंक में जमा होता है। उससे वो अपने लॉन की इरिगेशन करते हैं, अपने फर्श वगैरह धोते हैं। तो ये सिस्टम मुल्कों ने इंस्टॉल कर लिए हैं जो कि आगे सिचुएशन को देख रहे हैं कि एक बड़ी गंभीर वाटर शॉर्टेज आने वाली है अगले चंद सालों में। लेकिन बदकिस्मती से कहें कि हम अभी इन चीज़ों से कुछ दूर हैं जो कि हमें फौरी तौर पे करनी चाहिए, हुकूमत को करनी चाहिए या हमें इस तरह की तजावीज़ देनी चाहिए मुख्तलिफ फोरम पे कि इन चीज़ों को भी देखा जाए। आगे चलते हैं। अभी हमने 3 स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की हैं रेन वाटर ये वाटर कंजर्वेशन की। एक तो हम लेजिस्लेशन के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्ट बना सकते हैं कि जो रेन का पानी है उसको लोग बाय लॉज बनाएं ऐसे कि उसको लोग अपने घरों में स्टोर करके फिर नॉन पोर्टेबल यूजेस में लेकर आएँ। तीसरी चीज़ ये है कि हम ग्रे वाटर को नॉन पोर्टेबल यूज में लेकर आ सकते हैं। चौथी, इम्पोज स्टॉर्म वाटर फाइन। अच्छा, जर्मनी में ऐसा किया गया है कि अगर कोई घर ऐसा है जिसकी छत का पानी जब बारिश का गिरे या कोर्टयार्ड का पानी म्यूनिसिपल सीवर में आ जाए तो उसको भारी किस्म का जुर्माना किया जाता है। क्यों? ताकि वो मजबूर हो कि वो उस पानी को जमा करके नॉन पोर्टेबल यूज़ में लाए और पानी की कंजर्वेशन हो।
तो ये एक तरीका है। ऑब्वियसली इसके लिए सेंसर्स और बाकी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है, जर्मनी उसकी एक मिसाल है। पांचवी स्ट्रेटेजी, बाय चेंजिंग अवर हैबिट्स। ये वो काम है जो कि ना हमें हुकूमत के किसी एक्ट की ज़रूरत है, ना किसी कानून की ज़रूरत है, ना हुकूमत की हमें इसके लिए मदद चाहिए। ये मैंने और आपने मिल के करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। तो इसके लिए हमारे पास कोई उज़र नहीं है अगर हम नहीं करते तो हमने देखा कि हम डेली लाइफ में किस तरह पानी बचा सकते हैं। तो एटलीस्ट हम आज से ये सारे अहद करें कि हम इन तमाम चीज़ों पे अमल करेंगे अपनी डेली लाइफ में और पानी को कंजर्व करेंगे। अब ये जो 5 स्ट्रेटजीज़ मैंने आपके सामने पेश की हैं, इसमें से कौन सी यूज़ करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपके हालात क्या हैं, आपके सोशल कंडीशंस क्या हैं, अवेयरनेस लेवल क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल कितनी है। तो एक कम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स may be used or either single method may be used. It depends upon the socio-economic condition plus other habits and social conditions of a country or a city. तो ये देख के इनमें से कोई एक या इनका एक कम्बिनेशन सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो कुछ चीज़ें थी वाटर कंजर्वेशन के हवाले से, मैंने बड़ी ब्रीफली आपको बताया है। आपको डिटेल्स बहुत ज़्यादा इस पे मिल सकती हैं। मेरा काम सिर्फ थोड़ा सा उनको हिंट करना था आपको। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 वाटर सोर्स, जहाँ से हम पानी लेते हैं। नंबर 2 वाटर ट्रीटमेंट, अगर ज़रूरत हो तो फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, अगर ज़रूरत नहीं तो उसको एज सच सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 3 ट्रांसमिशन लाइन या राइजिंग मेन। ये उस सूरत में होती है जब सोर्स आपका पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी दूर हो, तो फिर आपको पानी की तरसील ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए करनी पड़ती है। चौथा कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये वो पाइपलाइंस हैं जो आप गलियों में बिछाते हैं, स्ट्रीट्स में बिछाते हैं, जिससे लोग फिर सर्विस कनेक्शन लेते हैं। तो पूरी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग को इन 4 कंपोनेंट्स में तकसीम किया जा सकता है। कंपोनेंट नंबर 2, ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, हम फाइनल ईयर में 8th सेमेस्टर में अलहदा से एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन का, ये उसमें कवर होगा। बाकी 3 कंपोनेंट यानी कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 3 एंड कंपोनेंट नंबर 4, ये इस कोर्स में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये तो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया कंपोनेंट्स। अब हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हर एक को डिस्कस करते हैं। वाटर सोर्स क्या चीज़ है? वाटर सोर्स वो जगह है जहाँ से हम पानी हासिल करते हैं। तो पानी हम ग्राउंड वाटर भी ले सकते हैं, और अगर ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है या बिल्कुल कड़वा है, ब्रैकिश है, तो फिर हम अगर कोई सरफेस वाटर करीब से गुजर रहा है या मौजूद है तो हम उससे भी लेके सप्लाई कर सकते हैं। अब हम इन दोनों की ना मिसालें हैं छोटी छोटी, मैं उससे इसकी मज़ीद आपके सामने वजाहत करूँगा। तो मैं ग्राउंड वाटर को पहले लूँगा, थोड़ा सा इसको आपके सामने मैं इसकी वजाहत करूँगा। अगर ग्राउंड वाटर मौजूद हो किसी जगह पे और वो मीठा हो और वो कंसिडरेबल डेप्थ पे हो, एक ग्राउंड वाटर तो ऐसा होता है ना कि 2 फुट पे या 1 फुट पे या 5 फुट पे होता है, वो आम तौर पे पोल्यूटेड होने के उसका ख़तरा होता है कि अगर कोई कंटेमिनेंट थोड़ा बहुत ज़मीन पे मौजूद है और वो सीप करके उसमें मिल गया है तो वो कंटेमिनेट हो जाता है, इसलिए वो इतना महफूज नहीं होता। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर मीठा हो और
तकरीबन 30 फुट से नीचे हो तो वो आम तौर पे महफूज तस्वुर किया जाता है। इसकी एग्जांपल हम लाहौर की ले लेते हैं। लाहौर जो है इसमें वाटर सप्लाई ट्यूबवेल्स पे बेस की गई है और ये ट्यूबवेल्स ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और पूरे लाहौर में सप्लाई करते हैं। नीचे एक बहुत बड़ा स्टोरेज रिजर्वायर मौजूद है लाहौर के नीचे, उसको एक्वेफर कहते हैं। हम आगे चल के इसकी डिटेल देखेंगे और इस पर बात भी करेंगे। लाहौर में इस वक्त 600 ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो पूरे लाहौर को ग्राउंड से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं और सप्लाई करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर ब्रैकिश होता है। अगर आप साउथ पंजाब में चले जाएं, बहावल नगर है, बहावलपुर है, रहीम यार खान के इलाके हैं, झंग के कुछ इलाके हैं, वहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी आप अगर चखें तो बड़ा कड़वा है, पिया नहीं जा सकता, कपड़े धोएं तो साबुन नहीं निकलता, आप नहा नहीं सकते उससे। उसमें आमतौर पे जो डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स होते हैं, टीडीएस उसका काफ़ी हाई होता है। अब टीडीएस क्या है, ये आगे हम वाटर क्वालिटी और क्राइटेरिया स्टैंडर्ड में ये तफसीली इस पे डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। तो ऐसी सूरत में जब ग्राउंड वाटर ब्रैकिश हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको कोई ऐसा सरफेस वाटर सोर्स जो करीब मौजूद हो उस कम्युनिटी के, वो तलाश करना पड़ता है। वो डैम भी हो सकता है, जिस तरह इसकी मैं एग्जांपल्स अभी दूंगा आपको। रिवर भी हो सकता है, वो एक नहर भी हो सकती है, वो एक झील भी हो सकती है। ये तमाम के तमाम सरफेस वाटर सोर्सेज हैं। इनको आप यहाँ से पानी लेते हैं और फिर कम्युनिटी को सप्लाई कर देते हैं। तो वाटर सोर्स जो है वो पहला कंपोनेंट है। ये आइदर इट कैन बी बेस्ड ऑन ग्राउंड वाटर इफ द ग्राउंड वाटर इज स्वीट and is from considerable depth, and if not, the groundwater, if it is brackish, then you can switch on to surface water sources in order to provide the water supply system to a community, village, city, etc. Now, the issue with the surface water is that it is dangerously contaminated. इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, इसमें फीकल कॉलीफॉर्म पैथोजेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सरफेस वाटर को ले रहे हैं, देन यू नीड एलेबोरेट ट्रीटमेंट बिफोर यू सप्लाई टू द कम्युनिटी। एग्जाम्पल्स लेते हैं सरफेस वाटर की। कराची को पानी एक लेक से प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका नाम है कलरी लेक। ये 122 किलोमीटर दूर है कराची से। ये मैं अब आपको पाकिस्तान के अंदर से जो सरफेस वाटर की एग्जांपल्स देने लगा हूँ। ये एग्जांपल जो पहली है कराची की, ये लेक की है। दूसरी एग्जांपल रावलपिंडी की है। रावलपिंडी की जो सप्लाई का एक हिस्सा रावल डैम से पानी लिया जाता है। कराची में कहां से लेते हैं? लेक से। ये नेचुरल लेक है। डैम जाहिर है मैनमेड होता है, तो ये डैम से लिया जाता है। ये डैम कोरंग रिवर पे बनाया गया है और ये डैम रावलपिंडी से 14 किलोमीटर दूर है। ये दूसरी एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर सरफेस वाटर की। मरी आप सब गए होंगे, आपने सैर की होगी वहां पे। मरी का जो पानी है वो हरो रिवर से लिया जाता है। तो यहां सरफेस वाटर सोर्स क्या है? रिवर। इसी तरह अगर आप साउथ पंजाब में चले जाएं तो वहां जेर जमीन पानी बहुत सारी जगह पे कड़वा है और वहां जो इरिगेशन सिस्टम है वो बड़ा अच्छा एलेबोरेट प्रोवाइड किया गया है। तो नहरों के अंदर मीठा पानी मौजूद होता है, तो आप नहरों से मीठा पानी डायरेक्टली भी ले सकते हैं, फिर उसको आप ट्रीट कर लें और प्रोवाइड कर दें। या दूसरा तरीका ये है कि नहरों के बिल्कुल साथ साथ उसके किनारे पे शैलो ट्यूबवेल्स लगा लें।
ये ट्यूबवेल जो पानी सीप हो रहा होता है नहर से मीठा, उसको ये एक्सट्रैक्ट करके सप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल सरगोदा, अगर कोई आप में से सरगोदा का है तो सरगोदा सिटी का पानी जो है वो सारा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हिस्से में सरगोदा सिटी को पानी जो है वो लोअर झेलम कैनाल जो सरगोदा के करीब से गुजरती है उसके दोनों अतराफ शैलो ट्यूबवेल लगाए गए हैं। तकरीबन 40 के करीब ट्यूबवेल्स हैं वो। हमारा एक बार वहाँ विजिट भी हुआ, हमने देखे भी वो। तो हर ट्यूबवेल का जो डिस्चार्ज है वो 0.25 क्यूसिक या 25 क्यूबिक मीटर पर आवर है। तो वो 40 ट्यूबवेल जो हैं, वो बहुत बड़ी नहर है लोअर झेलम कैनाल, उसकी सीपेज बहुत ज़्यादा है। तो ये ट्यूबवेल उस सीपेज के पानी को लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर ये फर्दर सरगोदा सिटी को सप्लाई किया जाता है। तो हमने देखा कि कराची को लेक से दिया जा रहा है, पिंडी को डैम से दिया जा रहा है, मरी को रिवर से दिया जा रहा है और सरगोदा सिटी को कैनाल के अलोंग शैलो ट्यूबवेल्स लगा के पानी दिया जा रहा है। ये तफसील आगे जाके कि कैसे डिसाइड किया जाएगा ये आगे जाके आएगी, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। अब फर्ज करें कि कलरी लेक से पानी देना है। अब कलरी लेक अगर 122 किलोमीटर दूर है, या रावलपिंडी को रावल डैम से देना है जो 14 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर है आपको 14 किलोमीटर लंबी लाइन पिंडी तक बिछानी पड़ेगी या 122 किलोमीटर लंबी लाइन कराची तक बिछानी पड़ेगी। इस लाइन को ट्रांसमिशन लाइन या राइजिंग मेन भी कहा जाता है। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। लेकिन अगर सोर्स करीब लोकेटेड हो तो जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो बहुत छोटी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लाहौर की एग्जांपल आपको दूं तो लाहौर के तो अंदर हर जगह पानी मौजूद है, तो यहाँ ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत कब पेश आती है? जब आपका वाटर सोर्स आपके पॉइंट ऑफ सप्लाई से, कम्युनिटी से, सिटी से दूर वाक़या हो। और जिस तरह लाहौर में है कि पानी हर जगह मौजूद है, तो वहाँ ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत नहीं है। पानी जब कम्युनिटी तक पहुंच जाता है जहां आपने सप्लाई करना है, तो वहां गलियों के अंदर पाइपलाइन बिछा दिया जाता है सड़कों के साथ साथ, और हर घर वहां से कनेक्शन ले लेता है। तो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाइप नेटवर्क के जरिए होती है, जो कि गलियों के अंदर, सड़कों के साथ, आबादी के अंदर बिछाया जाता है शहर के अंदर। उस सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पाइपों से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कम्युनिटी को सप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। तो कितने कंपोनेंट हो गए? 4। पहला कंपोनेंट वाटर सोर्स। सोर्स आइदर ग्राउंड वाटर पे बेस होता है या सरफेस वाटर पे। अगर सरफेस वाटर पे बेस है तो इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। दूसरा कंपोनेंट ट्रीटमेंट है, वो अब हम स्किप कर रहे हैं, इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तीसरा ट्रांसमिशन लाइन। अगर वाटर सोर्स कम्युनिटी से दूर हो तो आपको ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ती है। और चौथा कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो शहर के अंदर पाइपलाइंस की सूरत में बिछ जाता है और हर घर उस पाइप से कनेक्शन ले लेता है। तो अगर मैं आपको ग्राफिकली इसको दिखाऊं तो शायद ज़्यादा और बेहतर आपको क्लियर हो। ये देखें, आपके सामने एक फिगर आ गई। ये कंपोनेंट नंबर 1 सरफेस वाटर सोर्स। ये है कंपोनेंट नंबर 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सोर्स से पानी लिया, सरफेस वाटर, क्योंकि उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं और उसमें पैथोजेंस होते हैं, इम्कान है, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अब ये लाइन एक लंबी सी बिछ गई, इसको मैंने कहा ट्रांसमिशन लाइन या राइजिंग मेन, ये कंपोनेंट नंबर 3। और ये है शहर, और ये गलियों के अंदर पाइपलाइन बिछे में है, ओवरहेड रिजर्वायर बनी हुई है, आपने देखी होंगी। तो ये कंपोनेंट नंबर 4
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये फिगर आपको कंपोनेंट्स शो कर रही है वाटर सप्लाई सिस्टम के, विच इज बेस्ड ऑन ए सरफेस वाटर सोर्स। लाहौर के अंदर जो है वाटर सप्लाई सिस्टम के सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं। ना यहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है और वो बिल्कुल साफ़ है और तकरीबन 500-400 फुट डेप्थ से लिया जा रहा है, और ये शहर के अंदर ट्यूबवेल वाक़ हैं, ट्रांसमिशन लाइन की भी ज़रूरत नहीं। तो ये 2 कंपोनेंट ख़त्म हो गए, सिर्फ सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो लाहौर के अंदर आप देखें कि वाटर सप्लाई सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक वाटर सोर्स जो कि ट्यूबवेल पे बेस है, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मीठा पानी मौजूद है ज़ेर ज़मीन और तकरीबन 400 फुट डेप्थ से लिया जाता है, साफ़ सुथरा बिल्कुल हर लिहाज से बेहतरीन पानी। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बिछाया जाता है गलियों के अंदर। लाहौर में आपकी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए तकरीबन 5000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। ये मैं पूरे लाहौर की बात कर रहा हूँ, 5000 किलोमीटर लंबी, जो कि फिर पूरे सिटी को, जिसकी आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब है, उसको पानी सप्लाई किया जाता है। 600 ट्यूबवेल हैं जो लाहौर में मुख्तलिफ जगह में शहर के अंदर ही लगे हुए हैं। तो ये मैंने लाहौर की आपको सिचुएशन बताई।